नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग रीतिकाल का पूरा विधिवत वर्णन, कितना हिंदी साहित्य में रीतकाल का महत्व है और इसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, उन सब का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य में रीतकाल की शुरुआत जो होती है वो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। और अगर हम संमत की बात करें तो 1700 से लेकर के 1900 संवत तक जो है इसे रीतकाल कहा गया। और इसी काल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल भी कहा है। और कहा जाता है कि इसकी जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, वो रीत का अर्थ होता है, अर्थात रीत का अर्थ होता है एक पद्धति या एक प्रणाली। तो इस काल में जो काव्य था उसमें अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग था। अलंकारिक रचना की गई, रस, छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका का भेद, ये सभी काव्यांग का विवेचन इस युग के लक्षण बताए गए हैं। रीतबद्ध काव्यों की रचना की गई और चूँकि ये जो काल था इसमें श्रृंगार ग्रंथों का भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका एक नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो रीतकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहते हैं, रीतकाल को ही श्रृंगार काल कहते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक का जो काल था वो हिंदी साहित्य में रीतकाल के नाम से जाना जाता था। और यही रीति शब्द का अभिप्राय काव्य रचना, पद्धति और उसके पर्याय मार्ग से है। रीतकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आधार एक काव्यांगों को लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। और ये समय भारत के इतिहास में सुख एवं वैभव का भी काल था। जो राज दरबारी कवि थे उनका सम्मान था और जिसके कारण कविता पर दरबार की संस्कृत का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ। किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो दरबारी रचना में ही सीमित नहीं रहते थे, वे स्वच्छंद होकर के भी रचनाएं करते थे। और इसलिए क्योंकि उनमें ना तो लक्षण ग्रंथों की बाध्यता दिखाई देती है और ना ही दरबारी संस्कृति का उन पर प्रभाव पड़ा दिखाई देता है। इन्हीं विशेषताओं का कारण रीतकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल भी कहा है। तो आप चार नाम समझ सकते हैं, अलंकार काल, श्रृंगार काल और रीतकाल तथा उत्तर मध्यकाल। अब आइए हम रीतकाल का अगर विभाजन करें तो इसके तीन भेद हो सकते हैं, रीत काव्यधारा, रीतबद्ध काव्यधारा और रीत सिद्ध काव्यधारा तथा रीत मुक्त काव्यधारा। इन तीन भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। काल के प्रमुख कवि एवं रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें केशवदास जी की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, और देव की रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, और भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, मतीराम की रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, मदीराम सतसई, और बिहारी की रचनाएं हैं बिहारी सतसई, पद्माकर की रचना है पद्माकरण, जगत दिनेत, गंगा लहरी। तो ये प्रमुख जो है रीतकाल की रचनाएं थी। और आइए हम बात थोड़ा करेंगे कि रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है सबसे नंबर 1 पे आता है काव्यांग विवेचन, अर्थात रीतकाल की अधिकांश रचनाओं में काव्यांगों का विवेचन किया गया। काव्य के विशिष्ट अंग जो होते हैं जैसे रस, अलंकार, छंद, गुण, नायिका भेद एवं शब्द शक्ति, इसमें रीतकाल जो है प्रमुखता से विद्यमान है। और दूसरी विशेषता है इसमें
या दूसरी प्रवृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्तियाँ एग्जामों में बहुत आती हैं। तो दूसरी इसकी प्रवृत्ति है अलंकार पर आधारित ग्रंथ। इस प्रकार के ग्रंथों में अलंकारता की जो है प्रमुखता है। अलंकारित ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों में आचार्य केशोदास, भूषण तथा राजा जसवंत सिंह प्रमुख थे। एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके समक्ष कि यद्यपि सुजात सुलक्षिणी शुभरन सरस सुवृत्त भूषण विन न विराजई कविता वनिता मित्त। इसमें बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और तीसरी प्रवृत्ति इसकी अगर है तो रस पर आधारित ग्रंथ, यानी इस काल की जो रचनाएं थी उसमें श्रृंगार रस का अधिकतर वर्णन था। और रसवादी कवियों ने नायक नायिकाओं के विभिन्न मनोदशाओं पर आधारित रचनाओं के द्वारा श्रृंगार का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। मतीराम, देव और पद्माकर ये प्रमुख रसवादी कवि रहे हैं। उसके बाद चौथी इसकी प्रवृत्ता जो है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। ऋतकालीन कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता से स्थान दिया एवं ऋतकाल में ब्रजभाषा ने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत उन्नत भी किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसमें जो है पांचवी प्रवृत्ति हमारी जो थी वो ब्रजभाषा की प्रधानता भी थी। और छठी प्रवृत्ति है प्राकृतिक चित्रण का अभाव। ठीक है, ऋतकाल में प्रायः प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं मिलता है। अधिकांशतः प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में किया गया है। अब प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस काल के प्रमुख कवि सेनापति रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें रीतकाल ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, यानी रीतकाल का हिंदी साहित्य में योगदान कौन सा था, तो उसमें कह सकते हैं कि रीतकाल कवियों ने ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर हिंदी साहित्य के विकास में बहुत ही सुंदर योगदान दिया। उनका व्यापक परिणाम ये हुआ कि ब्रज भाषा में अर्थ गौरव, चमत्कारिकता, लाक्षणिकता तथा सूक्ष्म व्यंजना की दृष्टि से ये समर्थ भाषा बन गई। दोहा, सवैया और कवित्व मुक्तक रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। तो ये जो है आज के वीडियो में आपने रीतकाल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और इसलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।